We have discussed up to Bohr model of atom. Now we are going for hydrogen spectrum. Before going to hydrogen spectrum, we want to discuss what is the meaning of spectrum. है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कभी आपने प्रिज्म में देखा हो लाइट पास कराओ तो उससे निकलने का अलग अलग कलर की लाइटें नजर आती हैं. वो जो पैटर्न मिलता है बेटा उसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करोगे अगर आप, तो वो पैटर्न में अलग अलग लाइट, जैसे विगब्योर सुना होगा ना आपने नाम, आपने विजिबल लाइट. तो विगब्योर जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ. और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज क्या, स्पेक्ट्रम. इन जनरल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज करना. जैसे आपको मैं अगर खड़ा कर दूं बेटा यहाँ पर लाइन से आपकी बढ़ती हुई हाइट में, सबसे पहले कौन आएगा, दिगंबर. दिगंबर के बाद कौन आएगा, माही. माही के बाद आएगा शायद तू की शोएब आ जाएगा, है ना. तुम तीनों में से देख लेंगे जो भी है. तो पांचों को मैंने खड़ा कर दिया बेटा. मैंने वहां से लाइट डाली आपके ऊपर, ठीक है, और यहाँ एक पर्दा लगा दिया. तो जो पैटर्न मुझे पर्दे पर मिलेगा वो क्या नजर आएगा बेटा, एक बढ़ता हुआ या घटता हुआ, जैसा भी पैटर्न होगा, आएगा कि नहीं आएगा. उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. आ रही मेरी बात समझे. तो स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है बेटा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन. ये लाइट क्या है बेटा, एमिट हो रही है. जो भी सोर्स लाइट एमिट कर रहा है उनसे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. और जो एब्जॉर्ब करता है बेटा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम है. पहले थोड़ा सा आफ्टर मेकिंग द हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें लिख लो ना, स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. है ना, वो इसमें लिखना है बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट used to separate radiation of different wavelengths. An instrument used to separate radiation of different wavelengths or frequencies. An instrument used to separate radiation of different wavelength or frequency is known as spectroscope. Is known as spectroscope. ठीक है ना. ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेटा जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है. और नॉर्मली वो प्रिज्म ही होता है. प्रिज्म से आप कभी भी लाइट को पास कराओ, उसके बाद जो लाइट निकलती है बेटा वो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में आ जाती है. ये जो व्हाइट लाइट है बेटा, इसे कौन सी लाइट बोला जाता है, व्हाइट लाइट. सनलाइट हो गई, व्हाइट लाइट हो गई, बल्ब की लाइट हो गई, ये सब मिक्सचर ऑफ लाइट्स है. इसमें पूरा विगब्योर सातों शामिल है बेटा. बट क्या मुझे अभी विगब्योर नजर आ रहा है, नहीं. बट अगर मैंने इस लाइट को प्रिज्म से पास करवा दिया और प्रिज्म से निकलने के बाद मैंने स्क्रीन पर लाइट को लिया तो मुझे विगब्योर पूरी तरह से क्या होगा बेटा, अलग अलग नजर आएगा. आ रही मेरी बात समझ. तो प्रिज्म मेरे लिए क्या है, प्रिज्म मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट लाइट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीक है ना. ये स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोल सकते हैं ना. और आगे लिखना नेक्स्ट हमारा है ना, द पैटर्न और फोटोग्राफ. The pattern or photograph of the emergent radiation. The pattern or the photograph of the emergent radiation recorded on a film. Recorded on a film or screen. Recorded on a film or screen is called spectrogram. Is called spectrogram or
स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन, स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। आप उसे स्पेक्ट्रोग्राम भी बोल सकते हो या सिंपली आप उसे क्या बोल दोगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एक और डेफिनेशन चाहो तो लिखना बेटा कि ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ, branch of science dealing with spectrum, branch of science dealing with spectrum is called spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी, SCOPY। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यू कैन क्लासिफाई द स्पेक्ट्रम इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है आपका बेस्ड ऑन नेचर, कि उसका नेचर क्या है ना। नेचर के बेसिस पर स्पेक्ट्रम जो होता है वो 2 तरह का होता है बेटा। पहला कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब जिसमें कोई भी गैप नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने आप 5 को अगर खड़ा करा है तो ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस। बीच बीच में एक की आई, फिर गैप, फिर अगले की आई, फिर गैप, फिर अगले की आई, तो ये डिसकंटिन्यूस बेटा। जबकि व्हाइट लाइट में जो विग्योर मिलेगा वो कंटिन्यूस है। कभी आपने रेम्बो देखा है? रेम्बो में 7 कलर क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूस होते हैं, कोई भी बीच में गैप नहीं है। ठीक है ना। तो अगर एक साथ है बेटा, एक लाइन दूसरे से चिपकी हुई है, कोई गैप नजर नहीं आ रहा है, दैट इज कंटिन्यूस। अदरवाइज दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूस, जिसमें गैप नजर आते हैं। ठीक है ना। और डिसकंटिन्यूस भी 2 तरीके का होता है बेटा, या तो लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, या फिर बैंड स्पेक्ट्रम। दोनों में फर्क क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम में ना लाइन नजर आएंगी, एक लाइन, फिर गैप दो के दूसरी लाइन, फिर गैप देके तीसरी लाइन, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, पूरा एक बैंड नजर आएगा, फिर गैप, फिर अगला बैंड नजर आएगा, फिर गैप, फिर अगला गैप नजर आएगा, है ना। मतलब इसमें सिंगल वैल्यूज होंगी बेटा, 1 2 3 ऐसे मान लो। तो इसमें 1 से लेकर मान लो 4 तक है, फिर गैप आ गया 5 से लेकर 7 तक है, ऐसा। तो कुछ ना कुछ बीच में गैप भी हो गया, डिसकंटिन्यूस भी हो गया, और बैंड है पूरा कि 1 से लेकर 4 तक का पूरा बैंड। ठीक है ना, किसी भी प्रॉपर्टी का। तो बेस्ड ऑन नेचर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस, सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस में भी 2 तरीके का, या तो लाइन मिलेगी तो लाइन बोलेंगे, बैंड मिलेगा तो बैंड। और सेकंड इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर 2 ही तरह के बेटा, जो भी सोर्स लाइट एमिट कर रहा है उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जैसे सनलाइट है तो सूरज क्या कर रहा, लाइट एमिट कर रहा। बल्ब क्या है बेटा, लाइट एमिट कर रहा। ये क्या है, लाइट एमिट कर रही। लोहे को खूब रेड हॉट तक गर्म कर दिया तो क्या होगा, वो भी लाइट एमिट करेगा। तो किसी भी एमिटेड सोर्स से अगर मिल रहा है स्पेक्ट्रम तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और किसी चीज के एब्जॉर्प्शन से मिल रहा है तो एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ही एलिमेंट के सेम होते हैं बेटा। जो चीज वो एमिट कर रहा है बेटा एब्जॉर्प्शन में, उसी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 तरह के हमारा, फर्स्ट वन इज आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, एंड सेकंड वन इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नेचुरल आर्टिफिशियल मतलब? जैसे सन नेचुरल हो गया, हाँ ट्यूबलाइट आर्टिफिशियल। हाँ, तो वो मतलब हम तो इसको इस बेसिस पर कर रहे हैं ना बेटा, बस कि एमिटेड लाइट की वजह से कि एब्जॉर्ब। स्पेक्ट्रम हमारे लिए क्या है बेटा, लाइट डालने का काम है। अगर आप जो खड़े हो गए एक पैटर्न में, तो मेन तो क्या करूंगा मैं, आपके ऊपर लाइट डालूंगा ना। तो अब लाइट डाल रहे हो कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उस बेसिस पर अगर एमिट हो रही है तो एमिशन, एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये बना लो जल्दी से, इन 5 को बस मैं एक एक लाइन में जल्दी से डिस्कस करा दे रहा हूँ।
Yes, sir. ठीक हो गया। तो अब लिखना पहला बेटा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज अवर एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें लिखना व्हेन है ना, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम some source, when radiation emitted from some source, that is from sun, from sun, comma bulb, comma passing electric discharge, comma passing electric discharge through gas at low pressure, passing electric discharge through gas at low pressure, or hitting any object at high temperature. इन ऑल द फोर केसेस क्या हो रहा है बेटा, लाइट एमिट हो रही है, ठीक है ना। व्हेन लाइट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, वो सोर्स सन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, आपने गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया है लो प्रेशर पर, तब भी वो क्या करेगा बेटा, लाइट एमिट करेगा। जो कैथोड रे और कौन सी रेस थी, एनोड, या आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर दो तो वो भी क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा, है ना। इस एटसेट्रा, आगे लिखना एटसेट्रा इज पास्ट, इज etc is passed through the prism, through the prism and received on photographic plate। अभी जो मैंने फिल्म या स्क्रीन बोला था उसको बेटा आप फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हो, मतलब ऐसी प्लेट जिसमें आपको किसी का फोटो मिले, है ना। इज रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। एमिशन वर्ड इंप्लाइज द एमिटेड लाइट, किसी भी सोर्स से लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, उसको बस प्रिज्म से पास करा दो, और प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट को क्या कर दो बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लो, जो भी पैटर्न मिलेगा उसे कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इट मे बी कंटिन्यूस, इट मे बी डिसकंटिन्यूस। जैसे अभी मैंने बोला इस व्हाइट लाइट का या सन का, इनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस होगा बेटा, क्योंकि वो रेनबो वाला पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। बट दूसरे किसी का, जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। एटम्स के स्पेक्ट्रम लाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल वाले सोर्सेज जो आप बोल रहे हैं उनके स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस, और इसमें बस आप चाहो तो लिखना कि इट मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, इट मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स। Depending upon nature of source। ठीक है, फर्स्ट लिखना आप जैसे बेटा हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसमें लिखना हमारा क्या, व्हेन white light from any source, what is the meaning of white light बेटा, सन से निकलने वाली, बल्ब से निकलने वाली, या किसी लोहे को आप खूब रेड हॉट गर्म कर दो, उससे निकलने वाली लाइट को भी कौन सी लाइट बोला जाता है, व्हाइट लाइट, है ना। व्हाइट लाइट का मतलब बेटा मिक्सचर ऑफ लाइट, व्हाइट कोई कलर तो ना होता, विग ब्योर में
क्या है ये ग्रीन कलर है बेटा, है ना, ये कलर दिख रहा ना। व्हाइट बोर्ड जो होते हैं वो कोई कलर नहीं है बेटा, उसमें रेड से लिखूंगा तो रेड हो जाएगा, ग्रीन से लिखूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, तो व्हाइट कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है। तो व्हाइट लाइट मतलब मिक्सचर ऑफ लाइट बेसिकली। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब और हॉट ग्लोइंग बॉडी or hot glowing body is analyzed by passing through the prism then it is observed that it splits into seven different colors. It splits into seven different colors from violet to red. It splits into seven different colors from violet to red. And these colors are so continuous. These colors are so continuous that each of them merges into the next. These colors are so continuous that each of them merges into the next. Hence it is known as कौन सा स्पेक्ट्रम हमारा? एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। जैसे अगर डायग्राम बनाए बेटा, ये प्रिज्म है आपका, प्रिज्म मतलब ये आपका क्या हो गया, स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि इसका काम क्या होगा, व्हाइट कलर को डिफरेंट कलर्स में क्या करना, सेपरेट। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली बेटा, ठीक है ना, ये यहां पर मेरी क्या रखी हुई बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये इस तरह से 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, हमारा स्प्लिट हो जाती है। सिग्नल्स में आपने देखा होगा कि रेड कलर क्यों होते हैं बेटा, या कोई भी बिल्डिंग पर हमेशा रेड कलर क्यों लगा रहता है, क्यों? रेड की वेवलेंथ क्या है बेटा, सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होती है बेटा, उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। ऑप्टिक्स में आपने शायद 9th-10th में हल्का सा पढ़ा होगा, बट 11th-12th में आप डिटेल में पढ़ोगे इन चीजों को, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से खूब इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई रेड कलर जो है, पीछे आप देख सकते हो कैमरे में रेड लाइट जल रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है बेटा, कोई डेविएशन नजर नहीं आता रेड में, दूर से नजर आती। इसलिए प्लेन्स में कभी भी उड़ते हुए देखा हो तो रेड कलर, टावर्स में देखा हो तो हमेशा रेड कलर। तो रेड का डिस्पर्जन जो होता है, डेविएशन जो होता है, वो सबसे कम होता है। तो ये पूरा आपका इस तरीके से जो पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है, दैट पैटर्न इज नोन एज क्या, हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। दिखाने के लिए भले मैंने आपको इस तरह से अलग अलग दिखाया बेटा, बाकी जब आप इसे एनालाइज करोगे तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से नजर आना है ना, VIBGYOR, VIBGYOR, है ना। ये इतना कंटिन्यूस होगा बेटा कि एक लाइन खत्म कहां हो रही है, दूसरी कहां से शुरू हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, गैप नहीं नजर आएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाँ बिल्कुल। So this is my white light. एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब जो किससे मिलेगा बेटा, एमिटेड लाइट से, मतलब है ना, बल्ब
सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना या गैसेस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना। और वो दो तरह का होता है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। पहला कंटिन्यूस है जिसमें कोई भी गैप नजर आने वाला नहीं है ना। और कंटिन्यूस किस किस से मिलेगा आपको, अगर ये पूछ लेगा भी ऑब्जेक्टिव में, तो सन से, बल्ब से या हॉट ग्लोइंग बॉडी से, दैट इज व्हाइट लाइट को पास करवा रहे हो आप। ओके चलो सेकंड लिखना बेटा हमारा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सेकंड वन इज योर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो इट इज कंटिन्यूस बेटा। डिसकंटिन्यूस में भी लिख लेना कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। सो बाकी चीजें तो सेम है बेटा, तो मैं इसको नहीं बना रहा हूं। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपको बैंड्स नजर आएंगे बेटा, बस इतना। दिस इज बैंड स्पेक्ट्रम, ये अलग अलग बैंड्स हैं आपके, है ना। और इसमें लिखना कि मोलेकुलर स्पेक्ट्रम आर जनरली बैंड स्पेक्ट्रम, मोलेक्यूल के जो स्पेक्ट्रम होंगे, मोलेकुलर स्पेक्ट्रम आर जनरली बैंड स्पेक्ट्रम। लगभग मॉलिक्यूल जितने भी होंगे बेटा उनके स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होंगे। सेकेंड इज योर लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। तो रिमेनिंग थिंग्स आर अगेन क्या आपका सेम, ठीक है। बस इतना मुझे पता करना है कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है किनका, तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है किनका बेटा, एटम्स का। तो आप किसी भी एटम से जो लाइट एमिट हो रही है उसको क्या करवा दो, प्रिज्म से पास कराओ, पैटर्न को फोटोग्राफिक प्लेट पे लो, तो अब जो पैटर्न मिलेगा आपको बेटा वो अलग अलग क्या मिलेंगे आपको, लाइंस, है ना। मान लो वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं तो λ2, λ2, λ3, λ4 इस तरीके से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अवर लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें लिखना जनरली, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। है ना, जनरली स्पेक्ट्रम ऑफ एटम दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। जैसे एग्जांपल डाल सकते हो बेटा, द प्रेजेंट टॉपिक इज अवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कौन सा स्पेक्ट्रम है आपका, लाइन, है ना। तो एग्जांपल डाल सकते हो आप, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम एटसेट्रा। ठीक है, और डेफिनेशन का भी पूछे बेटा तो एक लाइन में दे सकते हो कि इट कंटेंट्स, है ना, इट कंटेंट्स ordered arrangement of lines, it contains ordered arrangement of lines of particular wavelength, ordered arrangement of lines of particular wavelength, separated by some dark space, ordered arrangement of lines of particular wavelength separated by dark space. What is the meaning of dark space बेटा, λ3 मान लीजिए अगर 500 आर्मस्ट्रॉन्ग है और λ4 है 600 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो बीच की कोई भी वेवलेंथ आपको नजर आने वाली नहीं है। 500 के बाद सीधे कौन सी, 600। तो ये सब जगह जो बीच बीच में गैप है
ये सब क्या है हमारे डार्क स्पेस। यहाँ पे भी ये जो गैप है बेटा है ना, ये सब क्या है आपके डार्क स्पेस, ठीक है ना। और इसमें बस फर्क क्या है कि इसमें मान लीजिए लेमडा 1 से लेकर लेमडा 2 तक 500, अगर मान लीजिए ये 500 है बेटा और लेमडा 2 600 है, तो 500 से 600 की पूरी रेंज मिलेगी आपको, है ना। फिर कुछ डार्क स्पेस होगी, फिर कुछ नया गैप मिलेगा, फिर डार्क स्पेस, फिर नया गैप। तो बैंड मिल रहा है तो बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन मिलेगा तो लाइन स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूल्स में काफी सारे एटम होते हैं इसलिए उनका बैंड स्पेक्ट्रम होगा। एटम तो सिंगल है बेटा इसलिए उसका स्पेक्ट्रम हमेशा कौन सा होगा, लाइन, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के होगा हमारे कौन से स्पेक्ट्रम, एमिशन, कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस में 2 तरह के। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बेटा सेम होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वही उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग, आपने इस रोड्स पे लाइट लगी हुई देखी होंगी, कौन सी लाइट होती है वो, नॉर्मली तो येलो होती है सबसे ज्यादा, जिन्हें कौन से लैंप्स बोला जाता है पता है, ये सोडियम लैंप्स। कौन से लैंप्स हैं, सोडियम। क्यों, सोडियम का जब स्पेक्ट्रम देखा गया बेटा, सोडियम क्या है, एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, कौन सा स्पेक्ट्रम होगा सोडियम का, लाइन। और सोडियम की जो वेवलेंथ मिलती है बेटा, 2 लाइनें मिलती हैं, वो दोनों लाइनें बिलोंग करती हैं येलो रीजन को। कौन से रीजन को बिलोंग करती हैं, येलो। इसलिए सोडियम हमेशा कौन सा कलर का लाइट एमिट करेगा, येलो कलर का, ठीक है। तो ये तो सोडियम का कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम। आप सोडियम के एटम को क्या कर दो, एक्साइट कर दो, एक्साइट करोगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। उस लाइट को आप पास करवा दो प्रिज्म से, प्रिज्म से गुजरने के बाद आप लाइट्स को ले लो बेटा, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिल गया। अब क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा ये व्हाइट लाइट थी, है ना, यू हैव टू ड्रॉ द सेम फिगर, मुझे बस यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देना है। ये व्हाइट लाइट जो थी बेटा मेरे पास, मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट प्रिज्म में न डालकर एक पहले सॉल्यूशन से पास करवा दिया ना। पहले सुन लेना सभी, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम, एक ऐसे सॉल्यूशन से पास करवा दिया बेटा जिसके अंदर क्या रखा हुआ था, सोडियम, है ना। तो दिस इज माय व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, इसको मैंने सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम से पास करवा दिया। क्या होगा बेटा, सोडियम क्या करेगा बेटा, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस इतना ही फर्क है बेटा। और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा, जो वो एमिट कर रहा था वही एब्जॉर्ब करेगा। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा बेटा, मुझे येलो रीजन में 2 डार्क लाइन नजर आएंगी, ये दोनों डार्क लाइन है, बाकी सब कुछ तो सेम है बेटा। मुझे येलो रीजन में क्या नजर आएंगी, 2 डार्क लाइन, ठीक है ना। डार्क लाइन का मतलब ही है कि वो लाइन वहां से क्या है बेटा, मिसिंग है। डार्क का मतलब ही है ना, व्हाट इज द मीनिंग बेटा, अगर लेमडा 1 500 है, लेमडा 2 600 है, मतलब आपको 500 वाली लाइन तो मिल रही है, 600 वाली भी मिल रही है, बट बीच की कोई भी नहीं मिल रही। तो जहां पर भी डार्क होगा मतलब वो आपकी लाइन क्या है, वहां से गायब है, वो वेवलेंथ क्या है, गायब है। तो अगर यहाँ पर 2 डार्क स्पेस मिल गए मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये 2 लाइनें गायब हो गई। क्यों गायब हो गई भैया, सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम भी येलो था, तो उसने उसी को क्या करा बेटा, अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना दिया। उसने 2 पर्टिकुलर लाइंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आर यू गेटिंग माई आइडिया, दैट्स वाई किसी भी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, हमेशा सेम होगा बेटा। जो वो लाइट एमिट करेगा उसी लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा। आ रही मेरी बात समझ में, तो बस पहले 2 लाइनें लिख लेना और फिर ये डायग्राम बना लेना, तो है ना, ये स्पेक्ट्रम का मतलब है। आफ्टर दैट वी विल गो टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है ना। तो इसमें लिखना बेटा, हाँ ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा बेटा अपने आप। तो इसमें लिखना, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, when white light from any source is first passed through, when white light from any source is first passed through solution or vapors, is first passed through solution or vapors of a chemical substance, of a chemical substance, and then
and then analyzed by prism and then analyzed by prism, है ना। अगर ये सॉल्यूशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस नहीं होता बेटा तब तो वापस कौन सा स्पेक्ट्रम मिल जाता आपको, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। बट अब आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलना है, एब्जॉर्प्शन, है ना। देन इट इज ऑब्जर्व दैट some dark spaces, then it is observed that some dark spaces are obtained in the continuous spectrum, because radiation of certain wavelength because radiation of certain wavelength are absorbed, radiation of certain wavelength are absorbed, है ना, from the white light, radiation of certain wavelength are absorbed by the white light, depending upon nature of the element। जो भी एलिमेंट लोगे बेटा, अभी मैंने सोडियम लिया इसलिए मैं सोडियम का बता रहा हूँ ना, आपने कोई दूसरा लिया तो हो सकता है डार्क स्पेस ऑरेंज में मिलती या कभी रेड में मिल जाती, जैसा भी होता है ना। तो सोडियम इसलिए क्योंकि आई हैव जस्ट गिवन यू द आइडिया कि सोडियम की येलो लाइट होती है बेटा, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो सोडियम की होती है ना। नाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, है ना। सभी को गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। अब हम लोग हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उस पर आ रहे हैं। सोडियम, कंपाउंड ऑफ सोडियम, अगर मैंने हाइड्रोजन गैस को बनाते जो डायग्राम, जस्ट आई एम आस्किंग, इफ आई एम टेकिंग हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, और हाई वोल्टेज लगा दिया तो क्या होगा बेटा, है ना, उसमें करंट पास होगी, मतलब उससे क्या होगी, लाइट एमिट होगी बेटा। उस लाइट को प्रिज्म से पास करवा दूं और पैटर्न को स्क्रीन पे ले लूं तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसी को कौन सा स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर इसमें ने तो येलो रीजन को, हाँ, और मान लीजिए दो सोल्यूशन का भी एक येलो ले लेना है, रेड, हाँ, तो दोनों में आ जाएगा बेटा। जैसे पोटेशियम वायलेट को करता है, सोडियम तो येलो होता है ना, पोटेशियम वायलेट होता है, ठीक है ना। तो वो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग कलर हम लोग सब देखेंगे, इनऑर्गेनिक में हमें सबके कलर भी याद रखने होते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, तो अगर आपने 2-3 रख दिए तो जो जो जिस चीज को एब्जॉर्ब करेगा वहां वहां पर मुझे डार्क स्पेस मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। सर ये कंटिन्यूअस, और आपने कहा कि दो ब्लैक गैप हाँ, नजर आए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ, तो ये तो डिसकंटिन्यूस है। जैसा सब्सटेंस लोगे उसके व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम के कौन सा कंटिन्यूस होगा, व्हाइट लाइट का। बाकी अब आपने कोई सब्सटेंस ले लिया बेटा तो वो तो यहाँ तो एलिमेंट होगा या क्या होगा, मॉलिक्यूल, उनका तो हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। बोल तो दिया मैंने आपको, है ना। इसमें मुझे कोई गैप नहीं नजर आ रहा बेटा, ये व्हाइट लाइट है, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूस। बट आप इसको किसी से एब्जॉर्ब करा दिया तो वो तो कुछ ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ना। कलर नजर कैसे आता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट ही है ना। अगर कोई विजिबल लाइट की पूरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, उसका कलर नजर ही नहीं आएगा बेटा, वो ब्लैक कलर का नजर आने लग जाएगा। वो कौन से कलर का नजर आने लगे, ब्लैक। ये विगबी और अलग अलग कलर तो इसलिए नजर आते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस विजिबल लाइट से सभी वेवलेंथ को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी को निकाल रहा है। वो निकालने वाला ही उसका कलर नजर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट होता है, इस पे बाद में आएंगे, है ना। अगर वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा तब तो ब्लैक कलर हो जाएगा सीधे, अदरवाइज तो फिर मुझे वायलेट, इंडिगो, ब्लैक ये सब नजर ही नहीं आएंगे ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड। ठीक, चलो अब लिख लो बेटा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
देखो अब इसका नाम सिंपली आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी दे सकते हो, आप इसे नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी दे सकते हो। अब ये एमिशन होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा? एमिशन, तो आप इसे एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूस होगा कि कंटिन्यूस होगा? डिसकंटिन्यूस, है ना। लाइन होगा कि बैंड होगा? लाइन, तो कोई भी नाम दे सकते हो बेटा ना, उन सबको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। तो यू कैन सिंपली से इट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, you can say atomic spectrum of hydrogen, you can say emission spectrum of hydrogen, you can say line spectrum of hydrogen, कोई भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो। इनडायरेक्टली मीनिंग है बस किसका? स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का, है ना। मीनिंग लिख लेना, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube, when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube and light emitted on passing electric discharge, light emitted on passing electric discharge is passed through prism, okay, then spectrum obtained is, है ना, its spectrum obtained is emission spectrum of hydrogen। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर मैंने H2 गैस ले ली है, एट कहां पर? लो प्रेशर, ठीक है ना। लो प्रेशर पर लिया, डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, हाई वोल्टेज लगा दिया तो डेफिनेटली क्या होंगे? इसके एटम्स एक्साइट होंगे, इससे क्या निकलेगी? आपकी लाइट। ये लाइट निकली बेटा, इस लाइट को मैंने किससे पास करवा दिया? प्रिज्म से। और प्रिज्म से निकलने के बाद मैंने जब इसे देखा तो ये इस तरह से 6 लाइनों में मुझे डिवाइड होती है नजर आई, है ना। 6 अलग अलग लाइनें, है ना, 6 different lines. This is your photographic plate. तो ये इस तरह से 6 डिफरेंट लाइंस में मुझे स्प्लिट होता हुआ नजर आया, है ना। और जब मैंने इस चीज को हटा माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो ये बेसिकली केवल 6 लाइनें नहीं थी बेटा, एक एक लाइन खुद आपकी मिलके बनी हुई थी इनफाइनाइट लाइन से। जब मैंने इस चीज को माइक्रोस्कोप से देखा तो एक एक लाइन खुद कितनी लाइनों से मिलकर बनी हुई थी? इनफाइनाइट लाइनों से, इस तरीके से 6। हाँ, ये 6 निकली, मतलब 7 निकल गई। हाइड्रोजन कौन सा कलर है? बनाओ, मैं बता रहा हूँ बेटा। किसकी कितनी लाइनें होंगी ये आपको तो ना पता, ये तो मैं बताऊंगा ना। सोडियम की मैंने कितनी लाइनें बताई आपको? 2, तो 2 ही रहेंगी अब, है ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है। हाइड्रोजन के लिए 6 लाइनें होती हैं। आपने सीरीज नाम सुना होगा ना, जो आपके क्वेश्चन आ गए थे, लाइमन सीरीज, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री। 6 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग लाइनों को डिस्कवर करा, इसलिए 6 लाइनें हैं केवल, है ना। तो ये 7 मतलब आप इसे विग्बियोर से कंपेयर मत करिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, इट इज अ सेपरेट थिंग।
ठीक है। तो ये जब आपने उसको माइक्रोस्कोप से देखा ना बेटा, तो इस तरीके से आपको इनफाइनाइट लाइंस नजर आएंगी। अभी मैंने क्या n इक्वल टू कहां तक बनाया 8, बट एक्चुअली ये हमें पता ही है कि 1 से लेकर कहां तक जाते बेटा इनफाइनाइट, है ना। अब ये 6 सीरीज अलग अलग कैसे बनी, है ना। फर्स्ट सीरीज ऐसी सीरीज है बेटा जो हमेशा कहां पर आके रुकेगी, n इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। अगली आप देखो तो कहां आके रुक रही है 2, फिर 3, 4, 5, 6। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइन को डिस्कवर करा है। सबसे पहली वाली लाइन को लाइमन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना, उसने डिस्कवर करा है, इसलिए इसे लाइमन सीरीज ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज विच बिलोंग्स टू, है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये भी आपको याद रखना बेटा, कौन सी सीरीज किस रीजन में दिखाई देगी। तो लाइमन सीरीज विच बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। सेकेंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज सेकेंड ही होती है। इसे बामर साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्कवर करा है, तो इसे बामर सीरीज बोला जाता है, ठीक है ना। और इट इज द ओनली सीरीज जो आपको दिखाई देने वाली है बेटा, है ना, क्योंकि ये बिलोंग करती है कौन से रीजन को, विजिबल रीजन। थर्ड सीरीज को पाश्चियन साइंटिस्ट का नाम था, PASCHEN, पाश्चियन ने डिस्कवर करा था। फोर्थ सीरीज को ब्रैकेट साइंटिस्ट का नाम था, BRACKETT, इसे ब्रैकेट सीरीज बोला जाता है ना। फिफ्थ सीरीज को आपका पी फंड साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्कवर करा, है ना। लास्ट सीरीज को डिस्कवर करा हम्फ्री ने, HUMPHREY, है ना। और लास्ट की ये जो सब सीरीज है आपकी, दिस ऑल सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रा रेड रीजन, है ना। तो एक एक सीरीज इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज से मिलकर बनी हुई है ना। The first series is obtained when all the lines are terminating at n equals to 1. Second series at n equals to 2. Third series n equal to 3. Fourth 4 पर. Fifth at 5. Sixth at 6. There are 6 different scientists who discovered these lines, and the name of lines is given on the basis of name of scientists. So first series is known as Lyman series. Second is Balmer series. Third is Paschen series. Fourth is Brackett. Fifth is P fund. Sixth is Humphrey. है ना। You can solve all the problems of hydrogen spectrum with the help of Bohr model, as well as you can also solve all the problem of Bohr model with the help of hydrogen spectrum. दोनों सेम ही है बेटा। The only difference कि जब मैं Bohr model में कर रहा था तो मुझे n की वैल्यूज बतानी पड़ रही थी कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं। यहां पर मुझे वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम सेइंग यू कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है ना, द वर्डिंग विल बी व्हाट, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, कि n, इफ आई एम सेइंग लाइमन सीरीज दैट मीन n इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 1, फिक्स हो गया, ठीक है ना। और थर्ड लाइन बेटा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मतलब 4 से लेकर कहां आने वाली लाइन 1 वाली। इस लाइन को आप कौन सी लाइन बोल दोगे, अपनी थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर मैं फिफ्थ लाइन बोल रहा हूं आपको तो 1 + 5 कौन सी हो जाएगी 6 वाली। तो द ओनली डिफरेंस कि बोहर मॉडल में आपको n1 n2 दोनों की वैल्यू बतानी पड़ रही थी प्रॉब्लम में, यहां पर वो बताने की जरूरत नहीं है। एक तो साइंटिस्ट का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए, दूसरा जिस नंबर की लाइन बोलेगा उतना जोड़ दो तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ n1 एज वेल एज n2, है ना। सो दैट्स व्हाई द न्यूमेरिकली पैटर्न ऑफ बोथ इज सेम। ये वेवलेंथ होती है ना बेटा, अलग अलग नाम सुनो। नीचे क्या रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन और EN क्या रिप्रेजेंट है। EN1 EN2 EN3 ये बेटा ऑर्बिट्स होते हैं ना अलग अलग। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्लोज सर्किट ऑर्बिट में घूमता ना, n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऑर्बिट्स हैं अलग अलग।
ओके, हमफ्री बेटा, HUMPHREY। वो हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट हाँ हम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट है हाँ उसका बिल्कुल। ये क्या है ब्रैंक थर्ड लास्ट ब्रैकेट ब्रैकेट BRACKETT। हो गया। तो नेक्स्ट लिखना हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि मैथमेटिकली न्यूमेरिकली अब हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है ना। अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि हाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, तो व्हाट आई विल से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन मतलब नीचे से ऊपर जाना बेटा, और डी एक्साइटेशन मतलब ऊपर से नीचे आना। बोहर मॉडल में दोनों पॉसिबिलिटीज थी बेटा, बट इसमें केवल कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ऊपर से नीचे आना, क्योंकि लाइट क्या हो रही बेटा, एमिट हो रही। और एमिट कब होगी लाइट, जब वो ऊपर से नीचे आए। नीचे से ऊपर जाना होगा तो इट विल एब्जॉर्ब द लाइट, और ऊपर से नीचे आने पर लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व ड्यू टू line spectrum of hydrogen is obtained due to de-excitation of electron de-excitation of electron from one stationary orbit to another stationary orbit. मान लीजिए N2 आपका एक स्टेशनरी ऑर्बिट है बेटा, और N1 दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, इट इज ऑब्टेन ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू सेकंड। अब बोहर मॉडल से मुझे पता है बेटा कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू Z² बाय N1। ठीक है ना। और उसकी ऊपर वाले की एनर्जी कितनी होगी आपका, -13.6 इंटू Z² N2 EV है ना। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी होगी बेटा। तो अगर डेल्टा E की बात करी जाए तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना, EN2 माइनस EN1 दैट इज -13.6 Z² बाय N2² एंड माइनस ऑफ -13.6 Z² बाय N1²। ठीक है बेटा। बस माइनस माइनस प्लस होके क्या कॉमन निकल आएगा, 13.6 इंटू Z²। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/N1² माइनस 1/N2², है ना। दिस इज योर डेल्टा E। ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये किसके फॉर्म में होगी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, और HB यहाँ h नहीं। ठीक है ना। उससे बस कंपेयर करेंगे। पहले यहाँ तक लिखो, सब भूलैया है बेटा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है, मिक्स हो जाते हैं फॉर्मूले, है ना, उसमें गलती नहीं है। बस वो है कि बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो याद आएंगे। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर उसको hc/λ से हम लोग कंपेयर करेंगे।
M2 N1 का स्क्वायर होता है सर। हाँ, एनर्जी के टर्म्स में आएगा बेटा, ये बोहर मॉडल में आपका छूटा हुआ है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज नोट्स बना लो और सफिशिएंट टाइम है, अभी 11:30 ही बज रहे हैं, 12 बजे तक घर पहुंच जाओगे है ना, खा पी के 5:30 बजे तुम आना तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है ना, और पढ़ के आना ढंग से सब, तो जितनी कोशिश होगी मैं आज समझाऊंगा, फिर एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन एक बार और समझा दूंगा तो आ जाएगा आपको सब। ठीक है, तो आगे लिखना बेटा, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of photon. This energy is released in the form of photon. Which is given by this energy released in the form of photon, which is given by hc by lambda. ठीक है, सो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, ये भी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकल रही है बेटा, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लैम्डा। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दे रहा हूं, ठीक है, hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो इट इज 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट, 13.6 जेड स्क्वायर बाय hc इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है ना। 13.6 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट, h भी क्या है, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c भी क्या है, कांस्टेंट, तो इस पूरी की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और 1 बाय लैम्डा को क्या मैं न्यू बार भी लिख सकता हूँ, न्यू बार क्या था मेरा, वेव नंबर, सो आई कैन राइट द फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बार दैट इज r into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So whenever you find the question, है ना, without using this equation you can solve the question of line spectrum of hydrogen using the Bohr model, but still आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, this formula can be asked directly, ठीक है ना। इसे रिडबर्ग इक्वेशन बोला जाता है, रिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, उसने ढूंढा है, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अवर रिडबर्ग इक्वेशन, है ना, तो दिस इक्वेशन इज कौन सी इक्वेशन मेरी, रिडबर्ग इक्वेशन, और लिख लेना वेयर आर इज ए कांस्टेंट नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही आप रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हो। जेई मेंस 2013 में आया था एक क्वेश्चन इस इक्वेशन के ऊपर भी, ठीक है ना, हाँ बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, उस चीज को पहले इसको डिराइव कर ले, ठीक है बेटा, और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09768 इंटू 10 की पावर 7, इसमें मीटर इनवर्स में, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है ना। बट अब इतनी बड़ी वैल्यू तो मैं याद नहीं रखूंगा, खूब बड़ी हो गई ना ये, तो अप्रोक्सीमेटली सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग आर की वैल्यू 1 पॉइंट कितना ले लेंगे, 1 ले सकता हूँ ना, 0.09 है, सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा ही चुका हूँ, तो इट इज 1.7 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो आपको याद रखना जरूरी है। इन द टेस्ट पेपर इट विल बी गिवन, बट इन द प्रॉब्लम्स इफ यू रिमेंबर आपका काम जल्दी हो जाएगा बेटा। और इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा कि 13.6 अपॉन HC, इसकी वैल्यू किसका बराबर बेटा, आर के, बोल सकता हूँ ना, तो कभी किसी प्रॉब्लम में आपसे यूज करा सकता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स मीन कि है ना, RCH की जो वैल्यू है वो 13.6 eV है, तो ये भी कभी आपको यूज करना पड़ सकता है इन एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ जेई।
ठीक है। तो अब जो आप बोल रहे हो ना बेटा कि सर इसके बिना कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन सिंपल इलस्ट्रेशन कि कैलकुलेट wavelength of photon emitted, calculate wavelength of photon emitted for second line of Balmer series, है ना, calculate wavelength of photon emitted for second line of Balmer series for hydrogen atom. दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट लुक एट द बोर्ड कि अगर आपसे मैंने बोल दिया बेटा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, देखो वेवलेंथ निकालने के लिए यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन कि यू शुड नो द वैल्यू ऑफ N1 और N2। हाइड्रोजन बोलते ही Z कितना हो गया 1, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बोलते ही Z आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको ये वेवलेंथ निकालनी है बेटा, मतलब लेमडा निकालना है, Z आपको पता पड़ गया है, R इज ऑलरेडी क्या कांस्टेंट, तो अब ये तभी हो सकता है जब आपको N1 और किसकी वैल्यू पता पड़ जाए N2। तो अब बस यही डिफरेंस है बेटा कि मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना वो N1 N2 नहीं देगा बेटा, उसने आपको क्या बोल दिया बामर सीरीज। यू हैव टू रिमेम्बर बामर सीरीज मतलब N1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, क्योंकि बामर सीरीज कौन सी थी जिसकी सभी लाइनें कहां पर आके रुक रही थी सेकंड। ये 6 हो इसलिए नाम याद होना जरूरी है। सबसे पहली सीरीज लाइमन विच विल टर्मिनेट एट 1 पर, हमेशा 1 पर आके रुकेगी। सेकंड बामर 2 पे रुकेगी। थर्ड पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ पी फंड और 6 हम्फ्री, है ना। हम्फ्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पी फंड के ऊपर भी कम मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बामर, सेकंड नंबर पर लाइमन, है ना। ब्रैकेट और पी इस पे भी, लाइमन इस पे भी कम होते हैं, बामर पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज द ओनली सीरीज जो विजिबल है बेटा, तो ऐसा भी पूछ सकता है द विजिबल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो दैट इज बामर सीरीज, ठीक है ना। तो अब अगर बामर बोल दिया है तो N1 2 हो गया, आ गया समझ में। और N1 कितना, N2 कितना हो जाएगा बेटा, जिस नंबर की लाइन बोली है बस उतना जोड़ दो, उसमें N1 में उतनी चीज जोड़ दो। तो N1 कितना है 2, कौन से नंबर की लाइन बोली मैंने सेकंड, तो 2 + 2 4। अगर मैं थर्ड लाइन बोलता 2 + 3 5। अगर मैं थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज बोलता तो क्या होता, लाइमन बामर पास्चियन ब्रैकेट। N1 तो कितना होता 4, N2 कितना हो जाता 4 + 3 7। थर्ड लाइन बोल रहा हूँ ना मैं, थर्ड लाइन ऑफ कौन से पास्चियन सीरीज। कर लोगे, ये मीनिंग आ गया समझ में। बस अगर ये दो चीजें पता पड़ गई बेटा, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला 1/λ = 1.1 × 10 की पावर कितना 7, ठीक है ना। Z तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू बेटा, लैम्डा की। तो 2 का स्क्वायर कितना आपका 4, है ना। 4 1 माइनस क्या आपका 16, 3/16। तो ये कितना हो जाएगा 16, तो कहाँ चले गए बेटा ऊपर, सही है। और 3 × 1.1 × 10 की पावर 7, ये कहाँ आ गया आपका नीचे। इट इज 3.3, 16/3.3 अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 5 × 10 की पावर कितना बेटा -7, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, क्योंकि उसकी यूनिट मीटर इनवर्स है, मतलब एक तरह से कितने आर्मस्ट्रॉन्ग 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अरे मेरी बात समझ में, ये आपका तरीका हो गया बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाय यूजिंग कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अभी मैंने बोला था कि आप चाहो तो हर क्वेश्चन को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो, बोहर से भी कर सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन, करना ही पड़ेगी बेटा। और अदरवाइज तो देखो, अगर आपको जेई है बेटा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वेरी शॉर्ट टेक्निक्स इन द प्रीवियस क्लासेस। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम BM, दैट इज बोहर मॉडल। हाइड्रोजन है तो आई नो द वैल्यू ऑफ E2 कितना -3.4 eV, और हाइड्रोजन है तो आई नो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ E4 कितना -0.85 eV। तो आपके लिए डेल्टा E कितना हो गया बेटा, दोनों का डिफरेंस मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.65, and you can directly again use the same shortcut which I am using again and again and again, 12400/λ
तो यू कैन सी लैम्डा बराबर 12,400 अपॉन 2.65, देख लो अप्रोक्सीमेटली यहां से भी 5,000 आई गया। सही कि नहीं? तो कौन सी टेक्निक ज्यादा बढ़िया बेटा है? उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी बेटा हमेशा, ये कैलकुलेशन हमेशा क्या करेगी, आपको कम करेगी। ठीक है ना? तो आपको जो अच्छा लगे, बस मैं बता रहा हूं कि आप दोनों को अलग अलग मत लेना। बाद में ये मत बोलना सर मुझे हाइड्रोजन आ गया समझ में, वो बोहर नहीं आया, या बोहर आया हाइड्रोजन नहीं आया। दोनों के क्वेश्चन के आंसर सेम ही रहेंगे और दोनों टेक्निक से आ जाएंगे। द ओनली डिफरेंस बोहर में आपको N1 N2 पता होना चाहिए था बेटा, इसमें लाइनों के नाम से दे देता। सर इसमें E4 से ज्यादा नहीं पहले पूछ सकते? हाँ पूछ सकता ना बेटा, बट मैंने याद रखने के लिए आपको अभी 4 तक बोले हैं। अगर कभी 5 पूछ ले तो -13.6 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे फिर, बट नॉर्मली क्वेश्चन अप टू 4 तक ज्यादा आते हैं, इस वजह से मैंने E1 E2 E3 E4 तक आपको बोला। नॉर्मली बेटा वेवलेंथ कुछ नहीं बोला ना, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल लो। ठीक है, तो ये तो it was just a teller of starting one problem. Now we are coming for the numerical problems, but before that, first of all we are discussing स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें मैं कुछ लाइंस के बारे में आइडिया दे दूंगा आपको। जैसे सबसे पहली लाइन कौन सी थी हमारा, लाइमन सीरीज। The first is Lyman series. Point wise you can note down first. It is the first spectral series of hydrogen. It was the first spectral series of hydrogen. ठीक है, सेकेंड है आपका बेटा, पहली सीरीज है, ये पहला पॉइंट है बेटा, है ना, माइट बी इन द बोर्ड या 11th स्कूल एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा किस रीजन को बिलोंग करती है, अल्ट्रावायलेट, ये सब पता होना चाहिए मुझे ना। तो सेकंड पॉइंट है बेटा, इट वाज फाउंड आउट इन यूवी रीजन। इट वाज फाउंड आउट इन यूवी रीजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि लाइमन सीरीज का N1 कितना होगा, है ना। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे बेटा कि सबसे पहली सीरीज किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी, लाइमन। यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली सीरीज कौन सी है, लाइमन। लाइमन सीरीज किस रीजन को बिलोंग करती है, अल्ट्रावायलेट। लाइमन सीरीज का N1 कितना होगा बेटा, 1। N2 कितना होगा, है 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। N2 तो कुछ भी हो सकता है बेटा। लाइमन सीरीज का मतलब है जो फर्स्ट पर आकर रुके। अब वो आ कहां से रही है इसका कोई लिमिटेशन नहीं बेटा। मैंने अभी कहां तक बनाया था, 8 तक। मैंने बोला था ये जा कहां तक सकता है, इन्फिनिटी। तो N2 का मतलब वो 2, 3, 4 अप टू कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी। तो इसमें जो भी आपको नजर आने वाला है बेटा वो इस तरीके से। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली इट इज इंफिनिटी। ठीक है ना। तो ये जो है बेटा आपका हर लाइन आकर 1 पर ही रुकनी है इसकी।
ठीक है ना। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज बोला जाता है, दिस इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसे बोला जाता है बेटा लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। समझे कि नहीं समझे? इससे आगे तो हो ही नहीं सकता ना, आखिरी लाइन होगी ना, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, दिस इज नोन एज लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज को कभी कभी आप सीरीज लिमिट भी बोलते हो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सीरीज लिमिट। तो इन टर्म्स ऑफ डायग्राम ही कैन ऑल्सो आस्क सीरीज लिमिट, या आप इसे मार्जिनल लाइन भी बोलते हो बेटा ना, कभी कभी वो भी डाल देना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज योर मार्जिनल लाइन। ठीक है। तो अगर अब आपसे बोले बेटा लाइमन सीरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सर इसका जो N1 है ना, क्या बोलोगे आप, है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो N1 कितना बोलोगे बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 2 से लेकर कहां तक बेटा 1। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब 11 से 1, जिस नंबर की लाइन बोलूंगा बेटा उसमें एक लाइमन है तो 1 जोड़ोगे, बामर होगा तो 2 जोड़ोगे, है ना। तो 10th लाइन बोलूंगा तो 11 से 1, और लास्ट लाइन ऑफ या लाइमन मार्जिनल लाइन बोलूं तो इंफिनिटी से 1। आ रही मेरी बात समझे, ठीक है ना। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, फर्स्ट की ज्यादा होगी कि लास्ट की, लास्ट की। जितना गैप ज्यादा होगा, वापस बोहर मॉडल लग जाएगा यहाँ पर, गैप जितना ज्यादा होगा बेटा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। क्योंकि एनर्जी ज्यादा, भैया अभी एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखा आपने, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है बेटा, जब सेकंड वाली टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, और n2 1/n2 की टर्म 0 होने का मतलब n2 कितना हो जाए मेरा, इन्फिनिटी। तो आप बस 2 लाइनें और लिखना, नीचे वापस लिखना बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो इसमें लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, it is also known as line of minimum energy or line of longest wavelength. लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी और लाइन ऑफ क्या बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझे। तो अगर मैं हाइड्रोजन को ही ले लेता हूं बेटा, तो फर्स्ट लाइन का बोलते ही N1 कितना हो गया 1, N2 कितना हो गया बेटा 2, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। तो मुझे N1 N2 दोनों की एनर्जी पता है बेटा, E1 कितना होता है -13.6, E2 कितना होता है बेटा -3.4, ठीक है ना। और वेवलेंथ के टर्म में बात करूंगा तो 1/λ इक्वल्स टू RH, कभी कभी RH भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RH, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू वही होगी सेम, क्योंकि हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, ठीक है ना। तो RH और ब्रैकेट में क्या बेटा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहां से अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हो बेटा तो कितनी हो जाएगी, 1 - 1/4 मतलब 3/4, तो इट इज 4/3 RH। और ये कौन सी वेवलेंथ हो गई इसकी, मैक्सिमम,
क्योंकि फर्स्ट लाइन को लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ भी बोला जाता है। और अब अगर आप है ना पहले ये लिख लो बेटा, फिर लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में भी आ जाओ। नेक्स्ट लिखना बेटा हमारा लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। अब लास्ट लाइन ऑफ सीरीज को क्या बोलेंगे? अगर ये लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ थी बेटा, तो उसको क्या बोलोगे? लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना? तो ये लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, it is also known as line of maximum energy and minimum wavelength. लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो इसलिए लास्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका? N1 तो कितना रहेगा? 1। बाकी N2 कितना हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी, है ना? यू कैन सी कि यहाँ का डेल्टा ई कितना था बेटा? केवल 10.2। सही है। अब क्या हो जाएगा बेटा? E1 तो अभी भी कितना है? -13.6, बट E2 कितना है आपका? 0। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा ई कितना होगा? 13.6। तो ये देख सकते हो कि ये एनर्जी क्या है बेटा? मिनिमम। ये एनर्जी क्या है आपका? मैक्सिमम, ठीक है। इस वजह से इसे मिनिमम एनर्जी वाली लाइन बोला जाता है, इसे मैक्सिमम। मतलब लाइमन सीरीज के लिए कभी भी मुझसे डेल्टा ई की बात करा जाए तो वो 10.2 EV से लेकर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बेटा? 13.6 EV। सही कह रहा हूं, है ना? किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन की जगह लिथियम हो जाता है अगर, तो क्या हो जाएगा? Z² से मल्टीप्लाई कर देना। तो वो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि जो भी आपको हाइड्रोजन के अलावा निकालना हो बेटा, बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? Z² से। तो वो डेल्टा ई ऑफ किसी भी दूसरे का हो जाएगा। सही है। अब वेवलेंथ के टर्म्स में भी आप देख सकते हो कि 1/λ इक्वल्स टू व्हाट? RH। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो 1/∞ तो 0 हो गया बेटा, खत्म। 1/1 स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया। दैट मीन लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया बेटा? 1/RH। अब आप देख सकते हो 4/3 बड़ा। अब 1/RH तो दोनों में क्या है बेटा? सेम। 4/3 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 4/3। तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम वेवलेंथ है बेटा और ये मिनिमम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप ये भी बोल सकते हो कि लाइमन सीरीज की जो लैम्डा की वैल्यू होगी बेटा, वो कहां से लेकर कहां तक जाएगी? 1/RH से लेकर 4/3RH, है ना? ये हाइड्रोजन के लिए वापस। तो ऐसे आप हर लाइन के लिए ये सब काम कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम लाइंस? कभी एक्सट्रीम लाइंस बोल दे तो एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सट्रीम, हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे चले जाना बेटा, कि इसके बाद यहाँ तो आर, यहाँ क्या पार। तो एक्सट्रीम लाइंस का मीनिंग क्या होगा बेटा? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को ही कौन सी लाइन बोला जाएगा बेटा? एक्सट्रीम। क्योंकि इसके बाहर चले गए तो भी तबाही, इसके बाहर चले गए तो भी तबाही। तो ये भी नोट कर लेना बेटा कि फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर कलेक्टिवली नोन एज एक्सट्रीम लाइन। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर कलेक्टिवली नोन एज एक्सट्रीम लाइन्स, ठीक है। तो टुमारो वी विल फिनिश अवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस ऐसे ही है ना। आपको होमवर्क जो मैं देके जा रहा हूँ बेटा, ये लाइमन सीरीज आ गई सभी को समझ में? क्या आप सेम बाकी 5 सीरीज के लिए आप करके आ सकते हो? सब चीजें जो जो मैंने लिखाई है ना, SI डायग्राम, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, सब तो वही होगा बेटा, ताकि आपकी 5 सीरीज के लिए क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। तो आई विल जस्ट डिस्कस टुमारो। तो आपको होमवर्क में इतना देके जा रहा हूँ, जैसे बामर सीरीज आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? बस
इट इज सेकेंड सीरीज, पहला इट बिलोंग्स टू सर वो विजिबल रीजन, तीसरा कि इसका n1 कितना होगा 2 और n2 कितना हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी। डायग्राम में क्या होगा बेटा, 2 से 1 में कोई लाइन नहीं आएगी, है ना, मतलब 1 पे कोई लाइन आएगी ही नहीं बेटा, सब लाइनें कहां पर रुकेंगी, आके 2 पर रुकेंगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये बस 5 चीजें आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं कि रिमेनिंग 5 सीरीज के लिए ये आपको करके लाना है कल।